हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के टॉपिक में और आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 17 पढ़ा था और आज हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। चलिए देखिए आर्टिकल 18 क्या है और किन किन चीज़ों को आर्टिकल 18 हमसे कहता है। तो नन्हा सा मुन्हा सा हमारा आर्टिकल 18 आपके सामने है। देखिए, आई होप आप वीडियो का लाभ ज़रूर उठा रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मेरे बच्चों। आर्टिकल 18, ठीक है। देखिए आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 18 में सीधी सी बात लिखी गई है कि भैया हम उपाधियों का अंत करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या लिखा है, उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या लिखा है मेरे बच्चों, उपाधियों का अंत। देखिए अब ये उपाधियों का अंत क्या है, ठीक है। अच्छा, इसकी इंग्लिश ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। ABOLITION ऑफ एबोलिशन, जो भी इसको इंग्लिश में बोलते होंगे यार, काम चला लेना, ऑफ टाइटल्स, ठीक है। यहाँ उपाधि का मतलब एक्चुअल में टाइटल से है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में कहा गया कि भैया उपाधियों का अंत किया जाता है, ठीक है। और उपाधियों के अंत में रिलेटेड बातें, ये जो कहा जा रहा है कि उपाधियों का अंत किया जा रहा है, इससे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। उपाधियों का अंत किया जा रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड जो पहली मुख्य बिंदु है वो ये है कि देखिए ये सारी बिंदु आर्टिकल 18 के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, ठीक है। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा किसी को भी, ठीक, कोई उपाधि नहीं देगा, एकदम क्लियर तो, ठीक है। अच्छा, उपाधि का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि किसी को किसी चीज़ का उपाधि दे दिया जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दी गई, ठीक है, वही चीज़ है। तो देखो, अच्छा पहली चीज़ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, उपाधियों का अंत क्यों ज़रूरी है। देखिए ना, आर्टिकल 14 से 18 तक हमने कहा था कि आर्टिकल 14 से जो 18 तक है ये एक्चुअल में समानता का अधिकार है। ये किसका मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार है। इसमें हम समानता के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर हम किसी व्यक्ति को एक विशेष उपाधि दे देते हैं तो उससे क्या होता है ना, उस व्यक्ति विशेष के लिए अब वह सभी समाज में जो उपस्थित व्यक्ति हैं वह व्यक्ति इन समाज में उपस्थित व्यक्तियों की तुलना में विशेष हो जाता है। तो यह समानता का अधिकार रह नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 18 हमारे सामने आता है कि समानता बरकरार रहे तो उपाधियों का अंत करता है वो। तो वो कहता है आर्टिकल 18 के थ्रू कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसी बात में लेकिन राज्य सैनिक तथा विद्या संबंधी, मतलब शिक्षा से संबंधित विद्या संबंधी उपाधि दे सकता है, ठीक है। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन अगर सेना से संबंधित या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई उपाधि है तो राज्य उसे बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आर्टिकल 18 के पहले बिंदु के लिए अपवाद है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 18 के तहत राज्य किन दो चीज़ों को या किन निम्नलिखित में से किन्हें उपाधि दे सकता है। तो याद रखिएगा, सैनिक और विद्या से संबंधित राज्य उपाधि दे सकता है और किसी से नहीं दे सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखिए दूसरी बिंदु ये है कि भारतीय नागरिक, ठीक है, कौन भैया, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। जैसे हमारे इंडिया में कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो इंडिया का नागरिक है बेसिकली,
लेकिन अब वह कोई ऐसा काम विदेश में कर दे जिसकी वजह से विदेश उसे कोई एक उपाधि दे दे, ठीक है, कोई एक अलग पहचान उसकी बना दे, तो भाई आर्टिकल 18 कहता है ना भैया, ऐसा ना हो पाएगा। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ मनाही की जा रही है। एंड तीसरी बिंदु अगर आप देखें तो देखिए, भारत में लाभ का पद, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, धारण करने वाला विदेशी, ठीक है। इसका मतलब अगर भारत में कोई विदेशी है और वो लाभ का पद धारण कर रहा है, ठीक है, तो विदेशी राज्य से यह व्यक्ति उपाधि ले सकता है, उपाधि ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है। मतलब अगर कोई विदेशी है और वह विदेशी हमारे भारत में आकर के किसी भी सेक्टर में अगर वो जॉब कर रहा है, बाय द वे जैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही कोई जॉब कर रहा है लेकिन विदेश का, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो विदेश से कोई उपाधि लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन उसको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब चौथा बिंदु देखिए, इस सारी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं सबसे बनते हैं। देखिए चौथा बिंदु देखिए, अगर कोई भारतीय नागरिक है, कौन है मेरे बच्चे, भारतीय नागरिक, अगर कोई भारतीय नागरिक है या फिर भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी है, ठीक है, भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई अगर विदेशी है, ये यहाँ पे दोनों लोगों को मिला करके कही जा रही है, ठीक है। अगर कोई भारत का नागरिक हो तब भी, या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी है तब भी, ठीक है। विदेशी राज्य से दोनों लोगों को, इन दोनों को कहा जा रहा है, ठीक है, विदेशी राज्य से ये दोनों लोग, विदेशी राज्य से ये दोनों लोग पद लाभ या उपहार ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई भारत का नागरिक है या फिर भारत में रहने वाला अगर कोई विदेशी है, ये दोनों ही लोग अगर विदेश के किसी राज्य से किसी पद का लाभ पाना चाह रहे हैं या फिर उनको ऑफर किया जा रहा है या कोई उपहार दिया जा रहा है, तो ये दोनों लोग, चाहे भारत के नागरिक हो चाहे भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी हो, ये दोनों लोग विदेशी राज्य से पद लाभ या उपहार गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 18 में इतनी बातें कही गई हैं, ठीक है। तो उपाधियों का अंत, ये है आर्टिकल 18 का हेडिंग। अब उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कहा गया भैया पहली बात कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य सैनिक और विद्या से संबंधित उपाधि दे सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला जो विदेशी है, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। भारतीय नागरिक हुआ या लाभ का पद धारण करने वाला भारत में कोई विदेशी हुआ, विदेशी राज्य से अगर ये दोनों लाभ का पद धारण करना चाहते हैं या फिर उपहार लेना चाहते हैं, हाँ तो ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो हम देख रहे हैं उपाधि, ये उपाधि है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि उपाधि क्या है। उपाधि जो शब्द हम देख रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है, तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में उपाधि का सेंस है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए उपाधि का मतलब ना एक पदवी होता है, पदवी का मतलब समझ रहे हैं, ये एक पदवी होती है, ठीक है। और ये एक ऐसी पदवी होती है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे, ठीक है,
व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे करता है और इसके कारण उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ उपाधि शब्द का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी को, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी को एक उपाधि प्राप्त है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, नेताजी या फिर पंडित, ये दो चीज़ें उपाधि हैं, यानी ये पदवी हैं जो व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे यूज करता है, ठीक है। जैसे हमारे विकास सर हैं, वो क्या नाम है, पीएचडी कर चुके हैं, तो उनके नाम के आगे पीछे लगता है नाम के आगे लगता है डॉक्टर विकास, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए कि उपाधि का मतलब कि ये एक ऐसी पदवी जो व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे लगा देता है और ऐसा करने से उसे कुछ विशेष अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो ये उपाधि का मतलब होता है। और अभी जो एक लाभ का पद आ रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाभ का पद का क्या मतलब है, ठीक है। क्या लाभ का पद केवल गवर्नमेंटेड जॉब से है या फिर क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, लाभ का पद, देखिए, एक ऐसा पद जिसमें अनुच्छेद 12 के राज्य से, अनुच्छेद 12 आपको पता है ना, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में किसके बारे में बात किया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 के राज्य से, आर्टिकल 12 में जो डिफिनेशन दिया गया है उस राज्य से, ठीक है, वेतन, इस राज्य से वेतन, ठीक है, या कोई आर्थिक लाभ, या कोई आर्थिक लाभ अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो भाई इसे हम लोग कहते हैं लाभ का पद, ठीक है। तो भैया लाभ के पद का मतलब क्या, आर्टिकल 12 में जिसे हमने राज्य कहा है, देखो राज्य वहाँ कई चीज़ों को बताया गया है, जैसे वहाँ पे संघ का जो सरकार है, संघ की जो संसद है तथा उसका जो सरकार है ना, वहाँ पे हमने उसको राज्य कहा है, या फिर प्रांतीय विधानमंडल जो है उसको हमने राज्य कहा है, या जो स्थानीय स्वशासन होती हैं उनको हमने राज्य कहा है, या फिर जो विधि निर्माण की जो भी शक्तियाँ रखती हैं उन्हें हमने राज्य कहा है, ठीक है। तो जो भी लोग कानून बनाने के लिए मतलब ये संस्थाएं होती हैं, उन्हीं सब लोगों को हमने राज्य कह करके डिफाइन किया, ये चीज़ हम जानते हैं। तो वो जो राज्य है आर्टिकल 12 में, ठीक है, जैसे प्रांत का विधानमंडल हुआ, संघ की संसद और उसका सरकार हुआ, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पालिका या सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, तो इन सबको हम एक्चुअल में राज्य कहते हैं। तो ये कोई भी राज्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य हैं एक्चुअल में, ये जो राज्य हैं, ये राज्य से अगर कोई व्यक्ति वेतन या कोई आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यही जो वेतन या ये जो आर्थिक लाभ है, इसी को हम लोग कहते हैं लाभ का पद। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लाभ का पद। अब देखो, हमारा जो संसद है ना, पार्लियामेंट, संसद ने एक कानून बनाया और कानून बना करके 56 पदों को, ठीक है, 56 पदों को लाभ का पद घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब मुझे भी क्रम से याद नहीं है कि वो 56 पद क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ देखना होगा कि संसद के 56 पद कौन हैं जिन्हें लाभ के पद कहे जाते हैं, तो आप प्लीज़ नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है ये, ठीक है। तो ये लाभ का पद होता है। लेकिन अब देखिए, अब भैया यहाँ कहा गया है आर्टिकल 18 में कि राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है, राज्य कोई राज्य उपाधि नहीं दे सकता है, ठीक है, साफ साफ कहा गया भैया। लेकिन ये जो भारत रत्न दिया जाता है ये तो राज्य ही देता है, ठीक है, या जो पद्म भूषण दिया जाता है या पद्म श्री दिया जाता है ये तो सब राज्य ही देते हैं ना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये आर्टिकल 18 में साफ साफ कहा गया भैया नहीं दे सकते और यहाँ आप दे रहे हैं, तो क्या लॉजिक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक में। तो इसका हेडिंग है भारत रत्न आदि से संबंधित विवाद, यानी जैसे भारत रत्न हुआ, भारत रत्न या पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, या पद्म श्री हो गया, ठीक है। आदि से संबंधित विवाद कि ये मामला क्या है। तो इनको हम एज अ फैक्ट याद रखेंगे। पीटी में
प्रीलिम्स में ये कहीं पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन पे, ठीक है। देखिए भैया, सबसे पहले बात है 1954 की, ठीक है। 1954 में भारत सरकार ने, ठीक है, 1954 में भारत सरकार ने, अगर मैं भारत सरकार कह रहा हूँ ना तो इसका मतलब संघ का सरकार, ठीक है, यानी संसद के बारे में बात की जा रही है। भारत सरकार ने ये जो भारत रत्न है, भारत रत्न, या जो ये पद्मश्री है, या जो पद्म भूषण है, सॉरी विभूषण, दोनों होते हैं हालांकि, पद्म विभूषण है, ठीक है, या फिर जो पद्म भूषण है, इनकी सबकी शुरुआत की गई, ठीक है। कब शुरुआत की गई? 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण, ठीक है, या फिर पद्म भूषण, इन सब की शुरुआत की गई, ठीक है। हालांकि ये अवार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनकी जब शुरुआत हुई ना तो फिर इसकी आलोचना शुरू हो गई, ठीक है। इनकी जब शुरुआत हुई तो इनकी सब आलोचना शुरू हुई। अब इसके जो आलोचक हैं ये हैं आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। इन सब का जब ये शुरुआत की गई तो इसकी क्या हुई भैया, आलोचना शुरू हो गई कि भैया कैसे कह रहे हो, हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है कि नहीं दिया जा सकता है और भारत सरकार ये दे रहा है। तो इसके बारे में आलोचना शुरू हो गई और इसके सबसे बड़े जो आलोचक थे, ठीक है, इसके जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो हैं आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। कौन है भैया? आचार्य JB कृपलानी जी, ठीक है। ये याद रखिएगा, आचार्य JB कृपलानी जो हैं ये सन 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। ये कौन थे भैया? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1947 में। तो सबसे बड़े आलोचक जो ये पद्म भूषण या भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इनके जो आलोचक थे सबसे बड़े वो यही थे, ठीक है। अब देखिए, अब आलोचना इसकी शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, गिव मी अ सेकंड गाइस, आई इरेज योर बोर्ड। अब जब इसकी आलोचना शुरू हुई तो अब देखिए 1977 की बात है, ठीक है। 1977 में जब ये भारत सरकार की पार्टी चेंज हुई, ठीक है, उस समय हालांकि कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन जब कांग्रेस की पार्टी चेंज हुई तो 1977 में जो सरकार बनी वो बनी जनता पार्टी की। 1977 में किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी ने क्या किया कि भैया भारत सरकार के ये जो अवार्ड है इसे बंद कर दिया। इसे क्या किया? बंद कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद 1980 में, ठीक है, यहाँ पे जनता पार्टी में राजनीतिक अस्थायित्व के कारण ये सरकार गिर गई और उसके बाद 1980 में फिर से कांग्रेस आई और क्योंकि कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी तो फिर ये भारत रत्न, पद्मश्री आदि जो अवार्ड थे इनको फिर से शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, कांग्रेस ने। अब उसके बाद 1992 की बात है। कब की बात है? 1992 में न्यायालय ने निर्देश दिया, ठीक है। 1992 में न्यायालय ने इस पर निर्देश दिया और न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। न्यायालय ने इस पर क्या किया? पूरी तरीके से रोक लगा दिया कि भैया नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन फिर बात बदली और ये बात है 1996 की। 1996 में एक बड़े महान व्यक्ति जिनका नाम है बालाजी राघवन, इन्होंने इन सब को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी भाई साहब कि ये क्या हो रहा है, ज़रूरी है कि मतलब आप इस पर रोक लगा रहे हैं, इस पर क्या मामला है। तो देखिए, अब बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, SC लिख रहा हूँ, SC का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है,
सुप्रीम, SUPREME, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए उपाधि, टाइटल और सम्मान अवार्ड में अंतर होता है, ठीक है। न्यायालय ने यह बताया कि देखिए जो एक उपाधि होती है, उपाधि को हम लोग टाइटल कहते हैं, ठीक है, उपाधि को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल, और एक होता है सम्मान जिसे हम लोग अवार्ड कहते हैं। इन दोनों में न्यायालय ने यहाँ अंतर किया और न्यायालय ने साफ साफ बताया कि उपाधि जो होता है ये निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए दिया जाता है, यानी जो टाइटल होता है ना ये किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, आई बात समझ में। और इसको देने से अगर ये दिया जाता है तो इससे नागरिकों में एक मतलब समानता का भाव नहीं रहेगा, ठीक है, नागरिकों में फूट डालने का भाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो उपाधि होती है, टाइटल्स होती है, ये एक्चुअल में असंवैधानिक है, आप टाइटल्स नहीं दे सकते। लेकिन अवार्ड जो होता है ये असंवैधानिक नहीं है। अवार्ड आर्टिकल 18 में सम्मान के लिए रोक नहीं कहा गया, आर्टिकल 18 में कहीं नहीं कहा गया कि आप किसी चीज़ को सम्मानित नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 18 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भैया किसी को सम्मान देने के लिए मना नहीं किया गया है, मना किया गया है तो केवल टाइटल यानी उपाधि देने के लिए, ठीक है, उपाधि देने से मना किया गया है, सम्मान देने से मना नहीं किया गया है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ क्लियर किया कि सम्मान का उद्देश्य समाज के प्रति किए गए नागरिक के योगदान की मान्यता है। अगर किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भैया समाज के प्रति इस नागरिक ने अपना ये योगदान दिया था और उसी योगदान देने की वजह से इन्हें हम ये सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल देना गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन अवार्ड देना असंवैधानिक नहीं है। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 18। अब हम आगे बात करते हैं अपना नन्हा सा। तो हमने आपसे बात किया था कि देखो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 से 18, हमने बताया था कि आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, किसका अधिकार है, समानता का अधिकार। और उसके बाद हमने दूसरे प्रकार का आपको मौलिक अधिकार बताया था। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का मौलिक अधिकार है और उसके बाद है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का, गड़बड़ होगा जी कुछ, स्वतंत्रता यहाँ रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपको मैंने पीछे बता रखा है कि ये आर्टिकल 19 से 22 तक का है, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 से 22 तक का जो हमारा आर्टिकल है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आपका आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या नाम है उसका, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ठीक है, आता है उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आता है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद आता है जो छठवां होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार हैं, जिनमें से अभी हमने केवल एक मूल अधिकार को पढ़ा, समानता का मौलिक अधिकार। अब हम अपने दूसरे अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए देखते हैं कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और किस सीमा तक हमको मिला हुआ है। चलिए देखिए, तो अगला हेडिंग हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो चलिए देखिए स्वतंत्रता के अधिकार के टॉपिक में क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिए तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक का है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखते हैं आर्टिकल हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल, अच्छा ऐसे लाइन बना करके लिखूंगा तो शायद राइटिंग कुछ ठीक बन जाए। आर्टिकल 19, 20, 21 ए, आपको याद है 21 ए के बारे में हमने बात किया था, हाँ।
86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार 21A जोड़ा गया था, है ना, ध्यान है ये आपको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो चलिए अब हम एक एक आर्टिकल को बाकायदा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला आर्टिकल उठाते हैं, आर्टिकल 19। सबसे पहले हम किस आर्टिकल में बात करेंगे, आर्टिकल 19 के बारे में। देखें आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है ना, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है, ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है। लेकिन ये जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये हमारे मूल संविधान में थी। ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता किस में थी, मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब जो लिखा गया था, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान संविधान में अगर हम देखें तो मेरे बच्चों, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह गई है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पीछे एक जगह कहीं आपको बताया था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। एंड इसी के साथ मैंने बताया था आर्टिकल 31, ठीक है, ये 2 आर्टिकल के बारे में मैंने जिक्र किया था। हालांकि आगे चल करके हमको इसको विस्तृत रूप में पढ़ना है, तनाव ना लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन, वैन तथा धारण करने की स्वतंत्रता होगी। और 31 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं पहले हमारे ये क्या नाम है, मौलिक अधिकार में शामिल थी, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। देखो तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में बची हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये 6 कौन सी स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त है। स्वतंत्रता कैसे लिखा जाता है यार, स्वतंत्रता, हाँ, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त है। देखिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज A, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिकल 19 में जो पहली स्वतंत्रता है वो क्या है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। किसकी स्वतंत्रता मेरे बच्चे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे मन के भीतर जो विचार आ रहे हैं, हम जो सोचना चाहें किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A हमको पूरी छूट देता है कि हम उस पर विचार कर सकें, सोच सकें। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है। तो हमें किसी पक्ष में या विपक्ष में, चाहे सरकार की नीति हो या कुछ भी हो, हमें उस पर विचार करने की पूरी स्वतंत्रता है और हमें उस पर बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A यही स्वतंत्रता हमको देता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B में क्या बात कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भैया शांतिपूर्ण, कैसा, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, मतलब आपके पास कोई शस्त्र ना हो, ठीक है, कोई हथियार ना हो, शस्त्र रहित अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 हमको इसकी स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो ये दूसरी स्वतंत्रता है कि अगर हम कोई सम्मेलन करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के हम कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B इस चीज़ के लिए हमें स्वतंत्र रखता है, ठीक है। आप देखें आर्टिकल 19 क्लॉज A सब क्लॉज C, इसमें हमको संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। हम कोई संगठन बना सकते हैं, ठीक है,
आप कोई संगठन बनाना चाहें, आप छात्रों का एक संगठन बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अभी हम आगे समझ लेते हैं कि सहकारी स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। हालांकि याद रखना 2011 से पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में केवल संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन 2011 में एक अमेंडमेंट हुआ 97वां संविधान संशोधन, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा संगठन बनाने के साथ साथ सहकारी संस्था बनाने के भी, स्थापित करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है। अब उसके बाद देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? तो बाबू इसमें हमसे कहा गया है कि संपूर्ण भारत में अबाध परिसंचरण, ठीक है, आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता है। मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको आने जाने से कोई रोक टोक नहीं करेगा। पूरे भारत की बात की जा रही है, ठीक है। भारत क्षेत्र जब आप पार करेंगे तो रोक टोक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आबाद का मतलब बिना बाधा के, परिसंचरण का मतलब आना जाना, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, ठीक। अच्छा एक बड़ी दुविधा की बात होगी ना आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास बेचारा 1 GB या 1.5 GB का नेट होता होगा और उसमें मैं इतना बड़ा वीडियो बना देता हूँ, तो आपका सारा नेट तो वहीं चला जाता होगा 1 घंटे में, और दिन भर का टाइम पास नहीं होता होगा ना। पर कोई नहीं यार, पढ़ लो, ज़रूरी है मेरे भाई। देखो उसके बाद ई, इसमें कहा गया है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, और कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आप कहीं निवास करना चाह रहे हैं पूरे भारत में, आप रह सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप कहीं बसना चाहते हैं, आप रह सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई के बाद आता है एफ, तो एफ तो इससे बाहर चला गया है, तो स्वाभाविक है कि एफ नहीं आएगा, तो आएगा क्या? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि आप कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय कोई भी पेशा और कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो कुल यही है। आर्टिकल 19 के तहत हम देखते हैं कि भैया विचार, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्लॉज बी में शांति और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, क्लॉज सी में संगठन और सरकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, एंड डी में संपूर्ण भारत में अबाध परिसंचरण की स्वतंत्रता, एंड क्लॉज ई में संपूर्ण भारत में निवास करना या बस जाने की स्वतंत्रता, एंड जी में पेशा या व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है। इतनी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना इनमें से ये कोई भी स्वतंत्रता ऐसा नहीं है जो असीमित है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर कोई लिमिट नहीं लगाया जाएगा, आप चाहे जितनी अभिव्यक्ति करिए, चाहे जितना सम्मेलन करिए, आप पूरे भारत में कहीं भी परिसंचरण करिए, कभी नहीं रोका जाएगा, ऐसा नहीं है। लिमिट है इन पर, ठीक है, सब पर। तो आइए अब हम बात करेंगे कि किस किस स्वतंत्रता पर क्या क्या लिमिट है और कब कब लिमिट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति पर क्या लिमिट है। विचार और अभिव्यक्ति, ठीक है। तो विचार और अभिव्यक्ति पर क्या लिमिट है? तो भाई मेरे विचार और अभिव्यक्ति पर कुछ 8 सीमाएं हैं। कितनी सीमाएं? 8 प्रकार की सीमाएं हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि विचार और अभिव्यक्ति पर वो 8 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर भारत की संप्रभुता
या अखंडता को किसी के विचार या अभिव्यक्ति से खतरा है तो वहाँ तुरंत उसकी विचार और अभिव्यक्ति के लिए उसे बाधित कर दिया जाएगा कि मतलब अब आप विचार और अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, बाय द वे आप एक संगठन बना चुके हैं, ठीक है, और आपके संगठन में करीबन लाखों लोग जुड़ चुके हैं, और अब अगर आप भारत देश के संप्रभुता को लेकर के या अखंडता को लेकर के, यानी बाय द वे मान लेते हैं कि जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है सर। अब भाई बाय द वे कि आप इतने क्षेत्रों का एक संगठन बना चुके हैं, आप अब यहाँ के एक बड़े लीडर हैं, एक नेता है, ठीक है, और यहाँ की पूरी जनता पूरी तरीके से आपके बस में है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि हम भारत देश से अलग हो जाएं, तो इसी को खंडित होना बोलेंगे, लेकिन भारत की अखंडता यानी भारत जो अलग अलग छोटे छोटे रियासतों से मिलकर के एक हुआ है, ये भारत अखंड है, ठीक है। तो आप इसे खंडित करने के लिए अगर कोई विचार या अभिव्यक्ति देंगे तो यहाँ तुरंत आपकी विचार और अभिव्यक्ति के लिए आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। अरे देखिए, तो विचार और अभिव्यक्ति, एक सेकंड फिर से यार, चलो, तो विचार और अभिव्यक्ति पे ये 8 सीमाएं। तो पहली कि भारत की संप्रभुता या अखंडता, अगर भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरा किसी की विचार या अभिव्यक्ति से दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसके विचार या अभिव्यक्ति पर कंट्रोल कर दिया जाएगा, सीमा लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी हम देखते हैं कि अगर राज्य की सुरक्षा की बात आ गई कि किसी के विचार या अभिव्यक्ति से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, ठीक है, राज्य की अगर सुरक्षा खतरे में पड़ रही है तो भाई जैसे अगर आप एक लीडर हैं और अगर आपके बोलने से कहीं किसी राज्य में दंगे भड़क जाएं, है ना, अगर ऐसी संभावना है तो तुरंत आपकी अभिव्यक्ति पर कंट्रोल कर दिया जाएगा, आपके विचार को तुरंत दबा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, अगर विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध को आप खराब करते हैं, विदेशी राज्यों से मित्रता पूर्ण संबंध अगर आपकी विचार और अभिव्यक्ति विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध को खराब कर रही है तो तुरंत आपके विचार और अभिव्यक्ति पर तुरंत कंट्रोल कर दिया जाएगा, तुरंत एक नियंत्रण लगा दिया जाएगा, ठीक है। और चौथी सीमा है कि अगर लोक व्यवस्था को खतरा आ रहा है, ठीक है, लोक व्यवस्था को अगर खतरा आ रहा है तो भाई मेरे तुरंत आपके विचार और अभिव्यक्ति को वहाँ कंट्रोल कर दिया जाएगा, तुरंत रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर सदाचार को खतरा आ रहा है, ठीक है, अगर सदाचार को खतरा आ रहा है तो तुरंत रोक दिया जाएगा। अगर आपकी विचार और अभिव्यक्ति से छठवां, विचार और अभिव्यक्ति से अगर न्यायालय की अवमानना होती है, न्यायालय की अवमानना होती है मतलब न्यायालय की बेइज्जती होती है, न्यायालय की महिमा कम होती है अगर आपके विचार की और अभिव्यक्ति से, तो आपकी विचार और अभिव्यक्ति को तुरंत रोक दिया जाएगा, ठीक है। और सातवां है कि भैया अगर आप मानहानि, ठीक है, अगर आपसे आपके विचार और अभिव्यक्ति से मानहानि होता है तो तुरंत आपके विचार और अभिव्यक्ति पर कंट्रोल किया जाएगा। आठवां है कि अगर आप अपराध उद्दीपन करते हैं, अपराध उद्दीपन करते हैं मतलब आप अपने अभिव्यक्ति से, ठीक है, आप अपने अभिव्यक्ति से किसी को अपराध करने के लिए अगर उकसा रहे हैं तो तुरंत इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपके विचार और अभिव्यक्ति को तुरंत कंट्रोल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुल 8 सीमाएं हैं जिन इन 8 सीमाओं से आपके विचार और अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है इन 8 परिस्थितियों में, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सम्मेलन की स्वतंत्रता, दूसरा जो हमारा आर्टिकल था क्लॉज बी, उसमें सम्मेलन की तो स्वतंत्रता दी गई थी। तो अब सम्मेलन की स्वतंत्रता पर, सम्मेलन की स्वतंत्रता पर कितनी सीमाएं हैं?
तो मेरे बच्चों इस पे दो प्रकार की केवल सीमाएं हैं, ठीक है, इस पे दो प्रकार की केवल सीमाएं हैं। जो पहली सीमा है कि अगर आपके सम्मेलन करने से, अगर कोई व्यक्ति कहीं सम्मेलन कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और अगर उसके इकट्ठा करके भारत के संप्रभुता को खतरा पहुंच रहा है या भारत की अखंडता को खतरा पहुंच रहा है, तो सम्मेलन तुरंत रोक दिया जाएगा, आपके सम्मेलन पर तुरंत सीमाएं लगा दी जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अगर सम्मेलन से लोक व्यवस्था को खतरा आ रहा है, अच्छा, लोक व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो एक सिस्टम में बधा हुआ है कि भैया समाज है, पुलिस थाने हैं इत्यादि। तो अगर जैसे बाय द वे आपने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में बाय द वे भगदड़ मच गई है ना, कई लोगों की जान चली गई, तो ये लोक व्यवस्था भंग होना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं केस दिख रहा है तो ऐसे परिस्थिति में तुरंत आपका सम्मेलन रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो सीमाएं जो आप देख रहे हैं ये सम्मेलन की स्वतंत्रता पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए संगठन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की भी तो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो तीसरा जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भी अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे तीन सीमाएं दिखाई देती हैं। पहली सीमा दिखाई देती है भारत की संप्रभुता और अखंडता पर, तो वही चीज़ है, ठीक है, कि अगर संगठन बना करके संप्रभुता या अखंडता को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो तुरंत आपकी संगठन को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, उस पर रोक लगाया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है आपके संगठन से, तो तुरंत आपको संगठन रोकने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ठीक है। या सदाचार के लिए, ठीक है, तो सदाचार, अगर भारत का सदाचार डिस्टर्ब हो रहा है, सदाचार का मतलब जो अच्छी बातें हैं भारत में, ठीक है, जैसे बंधुता का भाव है, तो वो सदाचार है, ठीक है। सभी लोग आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है ना, सब लोग आपस में भाई भाई से मिल करके रहते हैं। तो अगर आप, ये चीज़ सदाचार है, अगर आपके संगठन बनाने से इस सदाचार को डिफेक्ट पड़ रहा है तो तुरंत आपके संगठन पर रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। और अब हम देखें अबाध परिसंचरण, ठीक है, माने आने जाने की स्वतंत्रता। तो ये जो परिसंचरण है भैया, आप चाहे जहाँ जा आ सकते तो हैं, परिसंचरण, लेकिन क्या कोविड में आने जाने को मिला? नहीं ना, रोक दिया गया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पे, अच्छा, निवास करना भी इसके साथ है कि परिसंचरण और निवास, इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो एक साथ हैं। तो भैया कहीं आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने की जो स्वतंत्रता है, इस पे भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे सार्वजनिक हित में, अगर सार्वजनिक हित में बाय द वे आपको कोई रोग हो गया, जैसे एड्स हो जाए या फिर टीबी हो जाए या फिर कोविड हो जाए, ऐसा कोई रोग हो जाए, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये पूरी संभावना है कि ये रोग फैलेगा। तो अब यहाँ जो सार्वजनिक लोग हैं उनके हित के लिए, कि उनको ये बीमारी ना हो, आपके परिसंचरण को रोका जा सकता है और आपको कहीं निवास करने से भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली सीमा होगी। दूसरी सीमा अगर हम देखें तो वो है अनुसूचित जनजाति के हित में, ठीक है। आप अनुसूचित जनजाति के जगहों पर निवास या परिसंचरण नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही अलग, मतलब इन लोगों का कल्चर होता है, बहुत अलग सोसाइटी इनकी होती है, तो ये बाहर के लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाई द वे कोई भी सोसाइटी अगर बाहर वो मना कर रहे हैं ना कि नहीं यहाँ कोई बस नहीं सकता है, या फिर दंगा ये लोग कर रहे हैं, या फिर ये उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो अनुसूचित जनजाति के इलाकों में परिसंचरण और निवास को रोका जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद है जो लास्ट वाला, कोई भी व्यवसाय चुनने की, व्यवसाय, तो कोई भी व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए, आप किसी पेशे को चुन रहे हैं तो उसके लिए तकनीकी अहर्ताएँ निर्धारित की जा सकती हैं, है ना। मतलब कि भैया देखिए, अगर आप एक पेशा चुन रहे हैं, जैसे बाय द वे पेट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है, कि मतलब पेट्रोल पंप में हम खोल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ तकनीकी अहर्ताएँ लगाई जा सकती हैं कि देखिए आपके पास इतनी इतनी चीज़ें टेक्नोलॉजी की होंगी, तो फिर आप इस राज्य में अपना व्यवसाय चलाइए, अन्यथा मत चलाइए, ठीक है। और किसी विशेष व्यापार में राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सब सीमाएँ होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उससे संबंधित कुछ मुद्दे।
ये देखिए अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता पाई जाती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से एक बहुत तगड़ा मुद्दा निकल के सामने आता है कि ये जो प्रेस है, मीडिया, ये भी तो आखिर अभिव्यक्ति का ही तो साधन है, अपने भाव को व्यक्त करना ही तो प्रेस है ना। तो भैया अब देखिए अभिव्यक्ति और प्रेस का मुद्दा क्या है, ठीक है, इसका मुद्दा उभरा था हमारे सामने। तो अब हम इसको ज़रा समझते हैं कि अभिव्यक्ति और प्रेस का मुद्दा क्या है। देखिए एक केस हुआ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1885 में ये हुआ, ठीक है, सॉरी 1885 में तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था हमारा, 1985 की बात है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक केस फाइल किया कि देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा गया है कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो प्रेस है ना ये अभिव्यक्ति का ही एक रूप है, तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जानी चाहिए। ये केस वहाँ पे गया। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए, है ना, इसकी व्याख्या करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, है ना। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, अब ये याद रखिएगा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है? फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि देखिए भैया बात ऐसी है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना ये भी अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है, ठीक है। और इसलिए अब हम प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट मानेंगे। किसके अंदर मानेंगे उसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर है वो, ठीक है। और न्यायालय ने अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए, ठीक है, न्यायालय ने अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए बताया कि देखिए जो अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति के कई रूप होते हैं, मतलब अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के कई रूप हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप अपने अंदर की बातों को लिख करके व्यक्त कर रहे हैं, यानी लिखित अभिव्यक्ति। दूसरा बोल करके, मौखिक अभिव्यक्ति। और तीसरी अभिव्यक्ति होता है हाव भाव के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? हाव भाव के द्वारा। अच्छा, आप किसी चीज़ को अगर व्यक्त करना चाहें तो क्या इशारों में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड अगर कह रहा हो कि आज तुझे मैं बहुत मारूंगा, हाथ दिखा दे, थोड़ा चेहरा बना दे, है ना, तो ये उसने बिना कुछ बोले अपने अंदर की बात को उसने एक्सप्रेशन के द्वारा बोल दिया ना, तो ये भी अपने विचार को व्यक्त करने का एक तरीका है, हाव भाव, ठीक है। तो ये जो मौखिक या लिखित या फिर हाव भाव की ये जो अभिव्यक्ति है, इन अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने का काम करती है ये प्रेस, ठीक है। लिखित, मौखिक या हाव भाव की जो अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारा प्रेस, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसी स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है और प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना गया, ठीक है। तो ये है मौलिक अधिकार प्रेस की, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हमें आगे चल करके प्रेस का महत्व समझना है कि हमारे इंडिया में जो प्रेस है इसकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग वो यही पढ़ेंगे कि प्रेस का महत्व क्या है, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग कल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, एंड प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए यार, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो शेयर करिए और पढ़ते रहिए आप लोग।